हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा घोड़जी झुंझुनू एक बार ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे और जिसके अंदर मैं सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पूरी बात कर चुका था, बता चुका था तुम्हें। और हम बात कर रहे थे अपनी सेकंड और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि की। तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। लीवर के बारे में हम बात कर रहे थे। लीवर की संरचना इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरफ से हम पढ़ चुके थे। फंक्शंस ऑफ लीवर पढ़ रहे थे हम, और फंक्शंस ऑफ लीवर के अंदर हमने कई फंक्शन पढ़ लिए थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? फंक्शंस ऑफ लीवर। ठीक है, कुछ फंक्शन हम पढ़ चुके थे, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला है सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स। ठीक है, देखो लीवर का काम क्या होता है? विटामिन का संश्लेषण करना। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए बीटा कैरोटीन। ठीक है, और बीटा कैरोटीन क्या होता है? एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक या फोटोसिंथेसिस पिगमेंट बोलते हैं जिसको। और ये किन में पाया जाता है? मेनली प्लांट्स में। ठीक है, और जो अपना लीवर है वो लीवर क्या करता है? इस बीटा कैरोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? इसका मतलब बीटा कैरोटीन को इसने किस में किया? विटामिन ए में। तभी हमने देखा गाजर के बारे में पढ़ते हैं कि सब इसमें विटामिन ए होती है, खाना चाहिए। विटामिन ए मतलब इसमें क्या होता है? बीटा कैरोटीन ही होता है, इसको खाते हैं और लीवर के द्वारा जो बीटा कैरोटीन है वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? विटामिन ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? स्टोरेज ऑफ विटामिन्स। स्टोरेज ऑफ विटामिन्स की बात कर लेते हैं। तो देखो कि कुछ फैट सोल्यूबल, सब फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी हैं? आदेक। आदेक मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है ना? इसके साथ ही क्या है? ये विटामिन B12 का स्टोरेज, यानी हम बात करते हैं सर लीवर के अंदर विटामिन का स्टोर भी होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फैट। देखो ध्यान रखना, लीवर में कुछ मात्रा में फैट का स्टोर भी किया जाता है, वसा का स्टोर किया जाता है। ठीक है ना? लेकिन एक लेवल होता है उसका। कुछ लोग होते हैं जो वाइन पीते हैं, दारू पीते हैं, उनमें क्या होता है? ये लेवल बहुत अप हो जाता है और फैट की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो फैट लीवर में जम जाता है। और लीवर में जम जाता है तो ध्यान रखना साहब, उनकी एक प्रॉब्लम होती है, एक डिजीज होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं? लीवर सिरोसिस कह देते हैं। ठीक है ना? तो जिसमें लीवर है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता। किसकी वजह से हुआ? एक्स्ट्रा फैट जमने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, तो ध्यान रखना एक लेवल में ये फैट का स्टोर भी करता है लीवर। आगे हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स बोले तो खनिज। ठीक है, इसका मतलब खनिज लवणों का संग्रहण भी किया जाता है लीवर के द्वारा। जैसे हम बात करें आयरन है, कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है और मोलिब्डेनम है। ठीक है ना? आदि इनका क्या किया जाता है? इसमें स्टोर संग्रहण किया जाता है। और एक चीज याद रखना कि आयरन सबसे अधिक मात्रा में किसका संचय किया जाता है? आयरन का। और यही कारण है कि लीवर को आयरन का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, ये हो गया साहब। अगला फंक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन है हीमोपोएटिक ऑर्गन, यानी ये किसके रूप में काम करता है? हीमोपोएटिक ऑर्गन। होता क्या है साहब? देखो हमारे शरीर में एक प्रोसेस, एक क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं
पोएसिस। और हीमोपोएसिस मतलब इसको हम क्या कहते हैं, आरबीसी का निर्माण। तो याद रखना, आरबीसी का निर्माण होना क्या कहलाता है, हीमोपोएसिस। और इसकी हीमोपोएसिस की क्रिया कहाँ होती है, लीवर के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोपोएटिक ऑर्गन। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें तो बताया जाता है कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, आप बता रहे हो कि लीवर में होता है। सर हम तो कंफ्यूज हैं, सही बताओ। तो बेटा ध्यान रखना, सही बताते हैं। क्या हीमोपोएटिक ऑर्गन या हीमोपोएसिस, हम बात करते हैं भ्रूणीय अवस्था की। सब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो उस टाइम पर बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा कंप्लीटली डेवलप नहीं होती। और जब कंप्लीटली डेवलप नहीं होती तो नॉर्मल सी बात है, उस टाइम पर आरबीसी का निर्माण किसके अंदर होता है, यकृत एवं प्लीहा यानी लीवर एंड स्प्लीन के अंदर होता है, ध्यान रखना। और जब अस्थि मज्जा पूरी तरह से क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो आरबीसी का निर्माण किसमें, तो एडल्ट स्टेज में अपन क्या कह सकते हैं, बोन मैरो। और भ्रूणीय अवस्था में हम आंसर क्या लिखेंगे, लीवर। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, हीमोपोएसिस हो गया। अब देखो अगला एक कार्य होता है क्या, यौक सिंथेसिस। बेटा पीतक बोलते हैं इसको। कभी किसी पक्षी का अंडा तोड़ के देखा है, उसमें पीला पीला सा पदार्थ निकलता है, वही होता है यौक। ठीक है, अपन रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे कि यौक का निर्माण कभी भी अंडे में नहीं होता। यौक का निर्माण जीव के किसी न किसी बॉडी के अन्य भाग में होता है और विशेष प्रक्रियाओं द्वारा उनको एग में पहुंचाया जाता है। इसका मतलब वो विशेष अंग लीवर भी होता है, यानी यौक का निर्माण लीवर के अंदर भी होता है और बाद में इस यौक को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, एग में पहुंचा दिया जाता है, अंडे में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गए लीवर के क्या फंक्शन। अब हम बात करते हैं सब कि लीवर का जो मेन काम था, ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि सब लीवर का सबसे मुख्य जो कार्य होता है ना, मेन फंक्शन होता है, वो क्या होता है, वाइल जूस का निर्माण या पित्तरस। वाइल जूस हम किसको बोलते हैं साहब, पित्तरस का निर्माण। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, हम बात करें लीवर, और लीवर में साहब क्या होती है, विशेष पैरेंकाइमल या पैरेंकाइमल सेल्स होती हैं। ठीक है, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स कहते हैं। और इन हिपेटोसाइट्स के द्वारा किसका निर्माण होता है साहब, वाइल जूस का निर्माण होता है या पित्तरस का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी लीवर में पैरेंकाइमल सेल्स या हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं और इन सेल्स के अंदर क्या होता है सब, इनके द्वारा वाइल जूस का निर्माण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब मैं लीवर की आंतरिक संरचना बता रहा था तो मैंने बताया था कि हेपेटोसाइट्स लीवर का निर्माण करके उसका सीक्रेशन कहाँ कर देती हैं, कैनालिक्यूली में, जो हेपेटिक कॉर्ड के बीच में एक दरारनुमा संरचना होती है। ठीक है, अच्छा पीछे जुड़े रहो, भूलना नहीं है कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। अब देखो वाइल जूस की हम बात करें, ये क्या हुआ साहब, स्रावित हुआ। अब किसके द्वारा हुआ, लीवर के द्वारा। अब लीवर के द्वारा स्रावित होकर ये कहां पहुंचता है, देखो हमने लीवर की स्ट्रक्चर पढ़ी है साहब, लीवर की स्ट्रक्चर ये सिचुएशन होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने पढ़ा था ये क्या है, ये देखो लीवर की स्ट्रक्चर है, ये समझ गए। अब सुनो, लीवर में हमने बात की थी साहब, ये अपना क्या है,
लेफ्ट लोब, ये क्या है राइट लोब। लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकलती है, राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट। यहां से हेपेटोसाइट्स क्या करती है साहब, वाइल जूस बनाती हैं। वो वाइल जूस कहां पहुंचता है, राइट एंड लेफ्ट, ये मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। ये रही कॉमन हेपेटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ध्यान रखना, इनके द्वारा ये जो वाइल जूस है ये किस में इकट्ठा हो जाता है, यहां एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये गुब्बारे नुमा संरचना जिसको हमने पढ़ा था। हम क्या बोलते हैं इस संरचना को, गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, इसको आप पित्तरस का क्या इकट्ठा कहां किया जाता है, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में, यहां इकट्ठा रहता है। जब हमें इसकी जरूरत होती है, अब तुम्हें पता है इसकी जब जरूरत होती है तो एक चीज ध्यान रखना, ये सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट इसको लेके पहुंचती है, और सिस्टिक डक्ट के द्वारा ये इस तरह से यहां कॉमन हेपेट यानी कॉमन बाइल डक्ट, ये क्या होती है, सामान्य पित्त वाहिनी होती है, और कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा यहां से होती हुई ग्रहणी में छोड़ दिया जाता है पित्तरस। ठीक है ना, ग्रहणी मतलब ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है सी शेप्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं, जो कि छोटी आंत का सबसे फर्स्ट भाग होता है यहां इसको। और याद रखना ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओडी की अवरोधनी है, और यहां पाई जाती है बॉयडन की अवरोधनी या स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। इसके द्वारा ये द्रव यहां पर छोड़ा जाता है। समझ गए। अब बात करते हैं साहब, ये इस तरह तो ये क्या किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है। कंपोजिशन क्या होती है, ये क्या है, वाइल जूस। अब वाइल जूस की कंपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये कैसा होता है साहब, ग्रीन येलो, या हम कहते हैं ये हरे पीले रंग का कैसा, एल्केलाइन यानी क्षारीय तरल होता है, पहली बात। ठीक है ना। दूसरी बात देखो, इसकी पीएच जो होती है वो 7.4 से लेकर 7.6 तक हो सकती है। वाटर लेवल की बात करें साहब तो इसमें वाटर लेवल 98% होता है। इसके बाद अदर जो पदार्थ हैं वो केवल कितने परसेंट बचे, 2% ओनली, है ना। तो देखो अब उस 2% में क्या आता है तुम्हारा, पित्त अम्ल आते हैं, पित्त वर्णक आते हैं, ठीक है, जैसे कोलेस्टेरॉल है, जैसे लैसिथिन है, ठीक है। उसके अलावा पित्त लवण, और क्या आता है, पित्त लवण। ठीक है, तो देखो पित्त लवण नाम सुना साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पित्त लवण। ठीक है, अब क्या रोल प्ले करते हैं, देखो पित्त लवण की बात कर लेते हैं हम वाइल जूस के अंदर। तो देखो सबसे पहले हम वाइल साल्ट बोलते हैं साहब पित्त लवण को, और इनको हमने बांटा दो भागों में। नंबर 1 इनऑर्गेनिक, कौन से, अकार्बनिक, और नंबर 2 ऑर्गेनिक, कौन से, कार्बनिक। इनऑर्गेनिक की बात करें साहब अकार्बनिक की, तो देखो जैसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, जैसे NaSCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि होते हैं। ये क्या है साहब, अकार्बनिक लवण है। कैसे, अकार्बनिक लवण। अब ये अकार्बनिक लवण की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो सुनो, इनका सबसे मेन जो काम होता है ना वो पता है क्या होता है, क्या ये क्या करते हैं, क्या हमारे पास तुम्हें पता है कि जो भोजन इस ग्रहणी में आया वो भोजन ग्रहणी में कहां से आया, वो भोजन आया साहब कहां से, आमाशय से। ठीक है, आमाशय में हमने बताया था ऑक्जेंटिक सेल होती हैं और उनके द्वारा HCl स्रावित हुआ, HCl भोजन में मिला, भोजन कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है साहब, एक दूधिया रंग की फॉर्म होती है और
कोलगेट जैसी अर्धठोस अवस्था जिसको काइम बोलते हैं। काइम की प्रकृति होती है अम्लीय, किसकी वजह से? HCl की वजह से। अब सुनिए, ये काइम यहां तो हमने देखा सब HCl के प्रभाव को क्या है कि म्यूकस लेयर होती है एक्स्ट्रा, वो क्या करती है, सहन कर लेती है। लेकिन अम्लीय माध्यम वाला ही अगर आ गया तो पहली बात तो इंटेस्टाइन की वॉल है वो डैमेज हो सकती है। दूसरी बात यह है कि साहब इसके अम्लीय माध्यम में ये जो हमारे पास संरचना है, जानते हो क्या है ये है पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको? पैंक्रियाज। ठीक है, तो इस पैंक्रियाज द्वारा जो पैंक्रिएटिक जूस या अग्नाशयी रस स्रावित किया जाएगा, उस अग्नाशयी रस में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं करते। वो एंजाइम को कार्य करने के लिए कौन सा माध्यम चाहिए साहब? क्षारीय माध्यम चाहिए। कौन सा माध्यम चाहिए? क्षारीय माध्यम। तो ये जो NaCl, Na2CO3 ये जो लवण है ना अकार्बनिक, इनका काम क्या होता है? ये इस HCl के प्रभाव को समाप्त करते हैं। इसका मतलब भोजन की जो प्रकृति अम्लीय थी उसकी अम्लीयता को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। बात आई समझ में? आगे चल लेते हैं। कार्बनिक लवण, कार्बनिक लवण में जैसे हम बात करें साहब, सोडियम ग्लाइकोलेट है, सोडियम टॉर्कोलेट है आदि। सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टॉर्कोलेट आदि ये क्या है साहब? कार्बनिक लवण। क्या भूमिका होती है, क्या रोल प्ले करते हैं ये? तो देखो ये रोल प्ले करते हैं साहब कौन सा, कि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन में वसा होती है, और वसा क्या होती है साहब? इस वसा के जो लोब्यूल्स होते हैं या पिंडक होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, अब सुनो, इस पैंक्रियाज द्वारा जो अग्नाशयी रस स्रावित हुआ, कौन सा रस? अग्नाशयी रस। इसमें एक वसा पाचक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं साहब? लाइपेज। कौन सा एंजाइम है ये? लाइपेज। ये लाइपेज इस वसा गोलक पर अपना प्रभाव सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। अब ये नहीं करेगा, ठीक है ना, तो ये कहेगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा है, इससे तो मैं नहीं लड़ सकता, छोटे छोटे लेके आओ या इसको तोड़ो तब मैं देखूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? ये जो थे ना अपने कार्बनिक लवण, ये क्या करते हैं? इस वसा गोलक से क्रिया करेंगे, और इस वसा गोलक से क्रिया करके क्या करेंगे साहब? इसको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में या लिपिड ड्रॉपलेट्स या वसा बूंदकों में तोड़ देते हैं, वसा बूंदों में तोड़ देते हैं। पता है ये प्रोसेस क्या कहलाती है ना? ऐसे छोटे छोटे, इसको हम बोल देते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कह देते हैं। तो समझ में आई बात? कार्बनिक लवण क्या काम करते हैं? वसा के पायसीकरण का काम करते हैं, और पायसीकरण के बाद अब ये लाइपेज एंजाइम है, ये इस पर आसानी से क्या करता है? क्रिया करेगा, और इसका पाचन आसानी से कर सकता है। ठीक है ना, ये बात हुई। अब देखो दूसरी बात, कि एक तो बाइल साल्ट का ये काम हो गया साहब, ये क्या करते हैं? अम्लीय माध्यम को कम करेंगे। दूसरा ये क्या करेंगे? वसा का पायसीकरण। अगला काम और बता देता हूं कि पित्त लवण होते हैं ना, ये पित्त लवण क्या करते हैं साहब? कि लेसिथिन और कोलेस्टेरोल। देखो अगली बात, पित्त लवण का अगला काम क्या था? कि पित्त लवण ये किसके साथ मिल जाते हैं साहब? लेसिथिन, और किसके साथ मिल जाते हैं साहब? कोलेस्टेरॉल प्लस कुछ विटामिन्स या प्रोटीन्स। ठीक है, और ये मिलकर क्या करते हैं? एक यौगिक बनाते हैं, वसा के साथ मिलते हैं। पित्त लवण, लेसिथिन, कोलेस्टेरॉल प्लस ये किसके साथ मिले? वसा के साथ। और वसा के साथ मिलकर क्या किया इसने? एक विशेष यौगिक, पता है उन यौगिक युक्त जो छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं बनती हैं, और इस यौगिक को हम नाम देते हैं साहब क्या? मिसेली बोल देते हैं या मिसेल बोल देते हैं। ठीक है, या MIS से, या तो मिसेली कह देते हैं या इसको मिसेल बोलते हैं।
ठीक है ना। इसका निर्माण भी किया जाता है किन के द्वारा साहब, पित्त लवणों के द्वारा। और देखो दूसरी बात, ये पित्त लवण पता है किसके, इसका काम होता है, ये जो विटामिन्स होती है ना, कौन सी, फैट सॉल्यूबल, कौन कौन सी होती है, ए डी ई के, इनके किसमें, अवशोषण में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं साहब। यानी इन विटामिन्स के अवशोषण में भी कौन, पित्त लवण भूमिका निभाते हैं। आई बात समझ में। दूसरी बात देखो, पित्त लवण की और क्या विशेषता होती है। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो लेसिथिन और कोलेस्टेरॉल है, पता है ये क्या करते हैं, ये एक विशेष प्रकार से उद्दीपक की भूमिका निभाते हैं। भाई भोजन जब इंटेस्टाइन में आता है और यहाँ लीवर के द्वारा ये पदार्थ स्रावित किया गया, तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, विशेष उद्दीपन पैदा करते हैं, ये एक काम। दूसरा, ये जो पित्त लवण है ये और क्या काम करते हैं पता है, इन पित्त लवण की भूमिका होती है कि ये इस छोटी आंत में, यानी किसमें, इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में क्या पैदा करते हैं, क्रमाकुंचन गतियों को प्रेरित करने का काम भी किया जाता है किनके द्वारा, पित्त लवण के द्वारा। इसका मतलब पित्त लवण पित्त के अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई साहब। अब हम बात कर लेते हैं कि साहब पित्त रस ने क्या काम किया। बेटा एक चीज याद रखना कि पित्त रस में किसी भी प्रकार का क्या नहीं पाया जाता, डाइजेस्टिव एंजाइम एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। इसका मतलब इसको हम वास्तविक पाचक रस तो नहीं मान सकते, लेकिन इसकी अदर भूमिका कहाँ कहाँ काम आई, तो देखो सुनो। सबसे पहला काम क्या किया इसने, कि भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट किया, एक। दूसरा, भोजन को सड़ने से बचाता है। तीसरा, वसा के पायसीकरण में सहायता करता है। चौथा, विटामिन्स के अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है ना। पांचवा, ये क्या करता है साहब, छोटी आंत्र के अंदर विशेष क्रमाकुंचन गतियों को प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार लीवर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और इसके साथ ही क्या है साहब, जो पित्त रस है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, लीवर की। अब बात करेंगे नेक्स्ट पैंक्रियाज ग्लैंड की, जो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।